नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के प्रश्नों का निचोड़। यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के प्रश्नों का निचोड़ आपको मिल रहा है। आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आपको पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं महसूस होगी और आपका समय बचेगा। चलिए तो आज हम देखते हैं, ये क्लास 7th का लास्ट चैप्टर होगा। देखिए कक्षा 7 की बुक में सिर्फ 8 पार्ट तक दिया गया है भूगोल की पुस्तक में। तो यहाँ पर आज हम लोग इस चैप्टर का इस बुक का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से। तो पहला प्रश्न है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली घटना को क्या कहते हैं? इसे मौसम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ऐसा वर्षा, तापमान, सूर्य का विकिरण आदि। दूसरा प्रश्न है, शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान कैसा रहता है? तो भैया कम रहता है। शीत ऋतु का मतलब आप जानते हैं ठंडी के मौसम में, ठीक। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी मानसून को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं वर्षा का मौसम, ठीक है। चलिए चौथा आपका प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? तो भैया ये होती है लौटते मानसून से, ठीक है। अब यहां पर आपको बता दें इस पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर ध्यान आपको देना है कि इस प्रश्न आपका बन जाता है कि भैया लौटते मानसून से वर्षा कहां होती है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि सर्दी के मौसम में वर्षा कहां होती है? तो ये होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। पांचवा प्रश्न, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जलवायु कहते हैं। छठवां प्रश्न है, हमारे देश में कृषि किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा पर निर्भर करती है। भाई वर्षा ना हो तो भारत में कृषि गड़बड़ा जाएगी, सही नहीं होगी कुल मिला के। सातवां प्रश्न है, तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु मध्यम है, ठीक है, बिल्कुल, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा सर्दी, ठीक। आठवां प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मौसिन राम, जो कि पड़ता है मेघालय में। अब देखिए आपको पता होगा काफी पहले हम लोग पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा विश्व में वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। तो आपको बता दें कि चेरापूंजी जो स्थान ये भी मेघालय राज्य के अंतर्गत ही पड़ता था, ठीक है, या पड़ता है कह लीजिए, ठीक है। तो पहले चेरापूंजी में होता था, अब वर्तमान में मौसिन राम में होता है। भारत की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 5 भागों में बांटा गया। अब यहां से देखिए जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये सीरीज है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पर 5 प्रकार हैं तो उनमें से हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये वन अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, यहाँ ये बहुत घने होते हैं। सदैव हरे भरे होने के कारण इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो देखिए सदाबहार वन पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी टेट 2016 में, ठीक। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाते हैं सदाबहार वन, ठीक। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से? एबोनी, महोगनी तथा रोजवुड पाए जाते हैं। नाउ सेकंड जो टाइप है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, इसे हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। ये वन एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यही वजह है कि इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक। नौ प्रमुख वृक्ष की बात करें तो साल हो गया, सागौन हो गया, पीपल, नीम तथा शीशम यहाँ पे पाए जाते हैं। अब तीसरा जो टाइप है वो है कटीली झाड़ियां। ये वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। कैसे भागों में? शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में कटीली झाड़ियों टाइप के वन पाए जाते हैं, ठीक। प्रमुख वृक्ष देखिए कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान देना आप, प्रश्न आपका जो बन सकता है भैया घुमा फिरा के तो यही बन सकता है कि कैक्टस जो है ये वृक्ष किस क्षेत्र में आता है? तो कटीली झाड़ियों में आता है, ठीक है। या किस भागों में पाया जाता है? शुष्क भागों में पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका घुमा फिरा कर पूछा जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो प्रश्न आपका गलत होने का सवाल ही नहीं उठता।
चौथा जो टाइप है वो है पर्वतीय वन। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच वृक्षों का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है, इसीलिए इन पौधों को शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है भैया कि ये जो है 15 समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इन वृक्षों का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। यही कारण है कि इन वृक्षों को शंकुधारी वृक्ष या शंक्वाकार वन भी कहा जाता है। प्रमुख वृक्ष में देखिए क्या क्या आते हैं? पाइन, चीड़ और देवदार, ठीक। अब देखिए जो पांचवा है वो है मैनग्रोव वन। ये खारे पानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैनग्रोव वन में आप जानते हैं कि सुंदर वन का उदाहरण बहुत प्यारा है, ठीक है। अब सुंदर वन क्यों कहा जाता है आपको ये भी पता होगा कि सुंदरी नामक वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है, तो उसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही इसको सुंदर वन कहा गया है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, ठीक, जो अभी मैंने बताया, तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। तो देखिए मोस्टली यहाँ पर दो ही जगहों का वर्णन है कि मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं, ठीक। नाउ नोट में देखिए सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसी प्रजाति के कारण इन वनों को सुंदरवन कहा जाता है। ओके, नाउ 10वां आपका प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भैया बाघ है, जो सभी को पता है। गुजरात के किस वन में एशियाई शेरों का निवास है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग यूपी टेट सुपर टेट के लिए बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया ये गुजरात का गिर वन, ठीक। तो ये देखिए एशियाई शेरों का घर इसे कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर एशिया में पूरे सिर्फ यहीं जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं, कहाँ? गिर वन में। अब देखिए ये 2 बार पूछा गया, यूपी टेट 16 और 17 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा बहुत घुमाने का पैटर्न हो सकता है अलग रहा हो, ठीक। 12वां प्रश्न है हाथी तथा एक सींग वाले गैंडा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भैया ये पाए जाते हैं असम के जंगलों में। नोट में आप देख पा रहे हैं कि हाथी कर्नाटक तथा केरल में भी पाए जाते हैं, ठीक। 13वां प्रश्न है कि ऊंट भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, जबकि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? भैया कच्छ के रण में पाया जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। अब आप जानते हैं कि भाई भारत की एक ऐसी नदी है जिसे हम लूनी नदी कहते हैं, ये कच्छ के रण में आने के बाद क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है, यहाँ ये दिखती नहीं, ठीक। चलिए 14वां प्रश्न है जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। 15वां प्रश्न वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, ऐसे भी आपका मिल सकता है। चलिए 16वां प्रश्न है सर्दी के मौसम में हमारे देश में आने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? तो भैया देखिए कितने पक्षी आते हैं, पिंटल बतख, कर्लिगो, फ्लैमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टन, ये सभी पक्षी सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। 17वां प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है कि सबसे छोटी लिटिल स्टंट का वजन कितना होता है? तो लगभग 15 ग्राम का ये पक्षी होता है जिसका नाम है लिटिल स्टंट। आप सोच सकते हैं कि 15 ग्राम कितना होता है, ठीक है। अब नोट में देखिए यह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा पक्षी जिसका वजन मात्र 15 ग्राम है 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत ये जो है कि प्रतिवर्ष आते हैं, ठीक। अब 18वां प्रश्न है मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक। 19वां आपका प्रश्न है दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र, ठीक, आर्द्र होगा, आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो समुद्र से स्थल की ओर बहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। 20वां आपका प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भैया हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न वेल नोन है, लेकिन ये है कि इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने उन सभी को डिस्कस किया आपके साथ। एक भी प्रश्न मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको लगे कि यहाँ परीक्षा में पूछ लिया गया और यहाँ पर मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का डिटेल मिल गया, निचोड़ मिल गया। अब ये हम बात करें तो भैया क्लास 7 की जियोग्राफी का हो गया है द एंड, ठीक है। अब इसके बाद आपको
मिलेगा पढ़ने को क्लास 8 की जियोग्राफी। ठीक है, वो भी मैंने चैप्टर वाइज पूरा कलेक्शन किया है, आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि 9th का पढ़ाया जाए तो आप कमेंट करेंगे, 9th में हम पढ़ेंगे, या फिर क्लास 6 के हम शुरू कर देंगे भाई विज्ञान की नोट्स। ठीक है, क्योंकि विज्ञान की डिमांड कई बार आई है, कमेंट किया गया है कि भाई विज्ञान की शुरू किया जाए, तो फिर विज्ञान 6, 7, 8 इसको स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप लोग कहेंगे तो क्लास 9th का जियोग्राफी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग क्या सजेशन देते हैं, क्या चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट नोट्स आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।